प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक ऐसे अभ्यर्थी से आपको अवगत कराऊंगा जो पिछले कई वर्ष से लगातार पीटी और मेंस दे रहे हैं और इंटरव्यू भी शायद दिए हैं। ठीक है, इनका नाम मनीष है। बीपीएससी में आरओ के पद पर चयनित हुए हैं। इनकी खुद इनसे पूछ लीजिए और इनको सफलता कौन कौन सा बुक पढ़ने से मिला है, यही पूछ लीजिए। आप लोग जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं, जो भी आपके मन में हो, एकदम खुल के बात करिए। इसीलिए मैंने बुलाया है। जो इतना मिथ है ना बीपीएससी को लेकर, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ लो, ऐसे करो वैसे करो, आप खुद आप पूछिए सफलता कैसे बीपीएससी में मिलेगा आपको। ठीक है, इनके लिए इसके लिए मैंने बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद कर देता हूँ कि आप आगे मेरे संस्था पर, और बहुत सारी बधाई भी मेरे तरफ से हैं। ठीक है, ये लीजिए मेरे तरफ से ये वस्त्र है और मेरे तरफ से ये माला भी है। ठीक है, रसगुल्ला का साइज बड़ा है क्योंकि सफलता बड़ा मिला है ना जी। सर। बीपीएससी में सफलता पाना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट माना जाता है कि नहीं। और अभी उम्मीद करते हैं कि जिस पद पर चयनित हुए हैं उस पद से नहीं मानना है, एकदम रैंक 1 और 2 से मानना है, यानी एसडीएम और डिप्टी एसपी से नीचे बात नहीं करना है। इसके लिए अग्रिम जो है शुभकामना मेरे तरफ से है। ठीक है, भी प्रश्न पूछना है बीपीएससी से संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मनीष जी, आपको धन्यवाद। आप उन्नति जीएस एकेडमी में आए और उन्नति जीएस एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो अब आप छात्रों को बताइए कि आपका जो सफलता में सबसे बड़ा राज क्या था, आपने कैसे अपना प्रिपरेशन किया, अजय सर का उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान था, और जब विद्यार्थी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तैयारी करने के स्तर पे बार बार असफल रहते हैं, तो वहाँ से वो कैसे उभरें, इन सभी बातों को आप बच्चों को बता के मोटिवेट करें। ये सबसे पहले तो मेरा नाम मनीष कुमार है और ये मेरा चौथा प्रयास था और तीसरा इंटरव्यू था। अगर उन्नति जीएस क्लासेस का बात करेंगे तो सर के गाइडेंस में ही हम रहे थे हमेशा आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर। कभी भी आंसर राइटिंग में हमको दिक्कत होता था तो हम सर से बात करते थे। एक तरह से मेरे भैया ही हैं कि हम जब पहली बार यहाँ पे आए थे पटना में 2021 में, तो इन्हीं के फ्लैट में रहते, मतलब ये जहाँ रह रहे थे उसी के रूम के हम बगल में रहे थे। धीरे धीरे वहाँ से जान पहचान बढ़ा, वहाँ से हमारा बातचीत बढ़ा, फिर इनसे हमें हेल्प लिए, बहुत हेल्प मिला हमको आंसर राइटिंग में, क्या क्या पढ़ना था क्या क्या नहीं पढ़ना था। तो कहीं ना कहीं हम आंसर राइटिंग में पहले पीछे हो जाते थे, क्योंकि मेन बात था कि 67 तक जो था वो पैटर्न अलग था। 38 नंबर का क्वेश्चन था, 22 मिनट में क्वेश्चन लिखना था, बहुत ईजी था लिखना। तो अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे तब भी जाके आप आराम से वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जब से 68 से पैटर्न चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चन लगभग GS1 में, मतलब 20 क्वेश्चन GS2 में लिखना है, अब तो 21 कर दिया क्योंकि एक क्वेश्चन बढ़ा दिया साइंस टेक में। तो इसके लिए चाहिए कि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली करिए घर में, उसके माध्यम से ही आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा हवा बना के रखा जाता है कि बीपीएससी नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक मेरा इतना है कि जितना बार हम पीटी दिए उतना बार हम इंटरव्यू भी दिए हैं। एक बार मेरा 69 में बस छूटा हुआ था, पीटी नहीं हुआ था क्लियर, उसके बाद उस टाइम मतलब वो बाहर है, लेकिन 67 से हम लगातार देते आ रहे हैं। 71वीं मेंस लिखे हैं और हमको लग रहा है हम 72वीं भी लिखेंगे आगे चल के, क्योंकि अगर आप एक चीज़ सही कर लेते हैं अपने मेंस में, वो है आंसर राइटिंग, तो आप सफलता पा ही लीजिएगा, इतना कंफर्म है। आज नहीं तो कल मिलना ही है, इस छोड़ना नहीं है आप लोग। पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी भी अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर इसको लेकर मेरा थोड़ा डिफर है आइडिया। बहुत लोग कहते हैं कि पीटी के पढ़ाई के साथ साथ आप मेंस भी तैयार कर सकते हैं, फिर मेंस की तैयारी के साथ साथ आप पीटी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसे नहीं है, क्योंकि ये चीज़ यूपीएससी में लागू होता है। यूपीएससी में वैसा क्वेश्चन आता है, लच्छेदार क्वेश्चन रहता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप मेंस भी बना सकते हैं और इंटरव्यू पीटी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बीपीएससी एनालाइज करें तो 70वीं से आप लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आ गया है। एक सेक्शन था आपको करंट अफेयर्स और दूसरा सेक्शन था इकोनॉमिक्स। 45 नंबर का ये जो था 71st में, वो टफ था। बाकी जितना एनालाइज करिएगा पीटी के लिए सब वन लाइनर ही था। तो ऐसा नहीं करना है, हम अपना बता रहे हैं जो हम किए हैं तैयारी। हम अपना पीटी की तैयारी अलग करते थे, मेंस की तैयारी अलग करते थे। तो प्री के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को फॉलो किए हैं। सोर्स है बहुत कम रखना है, हर सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 सोर्स रखना है। ये नहीं कि क्विक बुक भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ लिए, अच्छा लूसेंट अच्छा लग रहा है उसको भी पढ़ लिए, नहीं, जो पढ़ रहे हैं 1 से 2 पढ़िए, क्योंकि हमको 30 में से 30 क्वेश्चन नहीं बनाना है साइंस में। 30 में से 25 क्वेश्चन भी बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। और वो कब बनेगा, जब हमारे पास एक ही सोर्स हो या 2 सोर्स हो मैक्सिमम, तो हम उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। प्री क्लियर करने का मेरा मानना है कि उसके लिए चाहिए आपको मल्टीपल रिवीजन, और मेंस क्लियर करने के लिए चाहिए आपको डेली आंसर राइटिंग। 1 घंटा 10 मिनट का टाइमर लगाइए, डेली घर में बैठिए और एक सेक्शन लिखिए। एक सेक्शन मतलब 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 1 घंटा 10 मिनट का टारगेट करिए कि इसके अंदर में हमको ले आना है, इसको लिख देना है। इतना आप लोग अगर डेली करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट है। देखिए इसके पहले नहीं होने का कारण यही था। और धीरे धीरे चीज़ सुधरता है तो सुधरने के बाद नंबर बढ़ता है।
तो यही है, अगर दोनों को फॉलो करेंगे तो प्री मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इंटरव्यू तो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर में है। सर पीटी के लिए कि हर मतलब एक स्टैंडर्ड बुक नहीं, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे हम अपना बताएं तो साइंस के लिए हम 2 सोर्स फॉलो किए थे। एक तो 6 to 10 का अपना खुद का नोट्स बनाए थे, जो एनसीईआरटी का है, अपना NCERT प्रॉपर नोट्स बनाया था जो 36 पेज में ख़त्म हो गया था। ठीक है, और दूसरा हम क्राउन फॉलो करते थे, क्योंकि क्राउन 17वीं के लिए, सॉरी बीपीएससी के लिए अच्छा है। क्राउन में भी 2 चीज़ बस, उसका फिजिक्स और उसका बायोलॉजी। केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, केमिस्ट्री से उतना आता नहीं था वहाँ से। ये 2 चीज़ बस हम करते थे। और मेरा ये है कि लगभग फंसता था। 71वीं में प्रॉब्लम हुआ कि 71वीं में 2 चीज़ कर दिया था। एक था आपको कि 6 to 10 अलग कर दिया था, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन था। और एक था 11th-12th। 11th-12th में क्या था कि वहाँ से क्वेश्चन बस 4-5 ही बना, वो सब क्राउन से बना। क्योंकि 6 to 10 में तो आएगा नहीं वो चीज़। और जो वहाँ टफ लगा, सब लोगों को टफ लगा, तो वही 11th-12th वाला ही लगा है। लेकिन 6 to 10 वाला 12 का 12 क्वेश्चन लड़ा है पूरा का पूरा। तो उसके लिए ये साइंस हो गया। हिस्ट्री का ऐसा है कि हिस्ट्री का कोई भी सोर्स उठा के पढ़िएगा, क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि उसका उतना अभी तक हार्ड नहीं किया है। अब फ्यूचर कौन देखा है कोई नहीं जानता है। जब इनका मेंस था तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पहले, और निबंध, ये मैंने ही पहले बोल दिया था कि ये सेक्शन आप पढ़िए, प्रश्न यहीं से रहेगा, और प्रश्न वहीं से मिलाएंगे। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि बीपीएससी मेंस में कुछ ऐसे सेक्शन से जो डायनेमिक हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, साइंस टेक हो गया, ये डायनेमिक विषय है, इसका थोड़ा सा एरिया लार्ज है। लेकिन जो अन्य और विषय हैं उसको सीमित तरीके से पढ़ना है। आप कायदे से रट भी लेते हैं तो आपका प्रश्न वहीं से फंसना है। ठीक है, ये मैंने इनसे बात ही बोला था। और इनका जो कॉपी हमको भेजते थे आंसर राइटिंग करने की, वो भी चेक करके बोलता था कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। पॉलिटी है ना? और हिस्ट्री होगा वो तो हमेशा जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आता है। आप 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का तैयार करिएगा, लड़ना ही लड़ना है, उससे बाहर आता ही नहीं है। सेम अगर देखिएगा तो पॉलिटी के साथ भी है। लेकिन पॉलिटी में 70वीं में थोड़ा सा कर दिया था, हाँ, अपना उल्ट पटांग कर दिया था, जैसे 370 डाल दिया था। ठीक है, और एक भाषा अस्मिता वाला क्वेश्चन डाल दिया था, तो वो नया था। तो अब थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस कर रहा है, लेकिन अभी भी मान के चलेंगे बहुत हद तक वो चीज़ क्या स्टैटिक पार्ट है। तो वहाँ आप जो पढ़ के जाइएगा वहीं आपको लिखना है। और जो बाकी जैसे कि अभी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा डायनेमिक हुआ है आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। ये ऐसा सेक्शन है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा हाथ फैला रहा है, ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते जा रहा है। अभी मानसून पूछ दिया था, इससे पहले देखिए जलोढ़ पुरोढ़ मिट्टी पूछ दिया था, अभी देखिए प्रायद्वीपीय भारत पूछ दिया था। तो इसका डायनेमिक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है हम लोग को। साइंस टेक भी लगभग कमोबेश डायनेमिक भी है, स्टैटिक भी है, तो आधा क्वेश्चन वैसे बन जाता है। भाई करंट अफेयर तो जो आप पढ़िएगा वहीं आना है। अब मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम, एक चीज़ जो छूट गया था वो है डीआई। डीआई आप लोग को डेली बनाना है। जैसे कि पीटी का एग्जाम खत्म होता है, अगला दिन अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का तैयारी में 2 डीआई डेली बनाना है। पहले आप लोग 1 घंटा लेके चलिए कि 1 घंटा में हमको डीआई बनाना है। 1 महीना बीत जाएगा ना, तो उसको 40 मिनट तक समेटिए उसको। अगर इतना स्पीड आ गया कि आपका 40 मिनट में समेट आ गया, तो आपका जीएस में मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। हम अपना बता रहे हैं, जैसे कि 70वीं में देखिएगा ना, तो 70वीं में डीआई सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा हुआ था। ठीक है, बहुत लोग, मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको 1-1 घंटा, सवा घंटा लगा था। हम 40 मिनट बना लिए थे, जिसके कारण मेरा बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया था। मान के चलिए आप 1 घंटा इधर लगाते हैं, ठीक है, 2 घंटा आपका इधर टाइम बचा, तो कंप्रोमाइज़ होगा आंसर। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, इसके कारण 180 नंबर आया था उसमें हमको, जो कि मेरा अभी तक का हाईएस्ट था। बाकी लोग जो किए हैं वो 160, 165 पे अटक गए हैं। उनका भी डीआई सही है, लेकिन उनका 1 घंटा लगा है, सवा घंटा लगा है। तो डीआई तो बना लिए, लेकिन बाकी का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो डीआई पे बनाना भी है और स्पीड भी रखना है। ये कैसे आएगा? तो डेली बनाना है। प्रैक्टिस मेंस एकदम इजी है, बस आपको टाइम देना है। लिखना मन नहीं करता लिखने का, किसी का मन नहीं करता, लेकिन अगर आए हैं इस लाइन में, हमको बनना ही है, अधिकारी बन के निकलना है, तो भाई लिखना पड़ेगा सबके सामने बात। बस इस पे ध्यान दीजिए लोग, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। बाकी सर हैं ही, सब आपको गाइडेंस करेंगे हर चीज़ के लिए। शुरुआत नहीं किया, शुरुआत करना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं इस फील्ड में, तो सबसे पहले उनको अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये बताइए थोड़ा। देखिए, इसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक तो हो गया जिनका ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, और जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, अब अटैम्प्ट देना है, जो भी आगे पहला एग्जाम हो। तो जिनका अटैम्प्ट मतलब देना है, वो तो कोचिंग में आ जाइए आराम से, सर गाइडेंस दे देंगे प्रॉपर आपको कि कहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है। जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है ना, उनको पहले अपना फंडामेंटल बुक खत्म करना चाहिए। एनसीईआरटी का जितना बुक है प्रॉपर खत्म करें, अपना खुद का नोट्स अगर बना ले तो सबसे बेहतर है। 6 से 12 तक। हाँ, इतना अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो मान के चलिए आधा तो आप जंग जीत लिया ऐसे ही। बाकी आपको सप्लीमेंट्री बुक लेना है, क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया, या फिर सार संग्रह हो गया। ये सब क्या करेगा, ये सब ब्रिक फिलर का काम करता है कि कुछ छूट गया एनसीईआरटी में, तो यहाँ से हम ब्रिक फिल कर देंगे। आपका बैकबोन एनसीईआरटी है। हाँ, आपको जो लेखन शैली है, वो जो विकसित करेगा मौलिकता आंसर राइटिंग में, वो आपको देगा एनसीईआरटी, कोई विकल्प नहीं देगा। सर उसका कोई जो एडिशनल बुक है ना, वो आपको गाइड करेगा, न कि आपको बैकबोन की तरह काम करेगा। लैंग्वेज जो आप लिखते हैं अपनी भाषा में, लोग क्यों कहते हैं अपनी भाषा में लिखे, वो भाषा आपके अंदर आएगा एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी करेंगे तभी आएगा। ये मैं नहीं, मैं भी जब
मेंस दिया था तो मैं भी यही किया था, इनको भी मैंने यही बोला था। ये बात इनको मैंने 22 में बोला था कि ये बुक आप पकड़िए, इसको अगर नहीं पकड़ेंगे सब पता रुक जाएगा। वो तो सर यूपीएससी के लिए भी लागू होता है, बीपीएससी तो बहुत छोटा एग्जाम कमीशन है, कमीशन के लिए तो अप्लाइड है ये है। तो सर एक सवाल आपसे कि जैसे कि अभी 72वें बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ये एग्जाम कब तक हो जाएगा, और जो अगली 73वीं बीपीएससी आने वाली है तो उसके लिए आप अपने उन्नति जेस एकेडमी में 73वीं बीपीएससी का जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए अभी जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, जहाँ तक हमको लग रहा है, खबर हमको मिला है जी वो अक्टूबर से इधर नहीं होने वाला है। जी अगर बहुत कुछ उछाल कूद हुआ तो बीच में लोग बात अलग है, जी। लेकिन अक्टूबर बाद होगा। दूसरी बात आपका है कि अब 73वीं बीपीएससी के लिए क्या करें, जी तो 73वीं बीपीएससी के लिए अभी समय है, तो बच्चा को कम से कम अभी 6 महीना एटलीस्ट 4 महीने जरूरी जो एनसीईआरटी पढ़ना है जी। उसमें आपको आंसर राइटिंग करना है। देखेंगे आप जब अभ्यास देखिएगा तो कुछ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव रहता है, कुछ सब्जेक्टिव भी है, तो चैप्टर को पढ़िए और सब्जेक्टिव भी लिखिए उस पर। जी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी 6 के क्लास में है कि उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, ये आपको प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उसकी जो आंसर आप क्लास 6 से पूछ सकते हैं। जी सर तो बच्चा जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है जी। तो मेरा उसको व्यक्तिगत रूप से सलाह है, मेरा ये अपना अनुभव है 10 साल का, जी। कि उस बच्चा को अभी जो है एनसीईआरटी पे काम करना चाहिए, इसके बाद आगे कुछ करना चाहिए, समझे। तो इसके लिए सर उन्नति जेस एकेडमी में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? यस, क्लास स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, जी 1 अगस्त से मैंने क्लास शुरू कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन मनीष सर से है। सर ये बताइए कि आप जो आपका स्ट्रेटेजी क्या था, कितना टाइम पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था आपका, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिव क्या था, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बोलिए। जी यहाँ पर मतलब कि पहले ही बोल दिए थे, हम 2021 में आए थे और घर वाले सिर्फ इतना ही कहते कि तुमको पढ़ना है और कोई काम करना नहीं है, ठीक है। तो हम टाइम सेविंग के लिए भी टिफ़िन ले लेते थे, खाना नहीं बनाते थे कि 1-2 घंटा मेरा सेव हो जाएगा इससे, ठीक है। और टाइम हम देखते नहीं थे, ऑनेस्ट बता रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना है। पढ़े और 1 घंटा अगर खिंचा गया, 2 घंटा खिंचा गया तो ठीक है, उसके बाद मन किया तो सो गए। ये नहीं, बर्डन नहीं लेना है कि नहीं हमको आज 10 घंटा पूरा करना है, 12 घंटा पूरा करना है। आप जोन में जब जाइएगा ना तो धीरे धीरे अपने आप आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, ठीक है। तो टाइम नहीं लगाइए, टाइम का मतलब बस इतना कहिए कि हाँ आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर। आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना तो वो अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं तो प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए पढ़ना है। शुरुआती बच्चों के लिए बताते हैं, जो अगर शुरू करना चाहते हैं तो 6 घंटा से स्टार्ट करना है, 6 घंटा से 8 घंटा जाइए। 8 घंटा ठीक है, 8 घंटा अगर आप टारगेट पूरा कर रहे हैं अपना दिन का, तो उसके बाद आप बाहर घूमने भी जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी फोकस आपका जो पहला काम है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आप दोस्तों से मिलिए, घूमिए, माइंड फ्रेश करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। धीरे धीरे आपका क्या करेगा, मन जब 8 घंटा पढ़ लीजिएगा ना, तो घूमने के बाद बजाय आपका मन करेगा चलो इसको 10 घंटा करते हैं, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपको पहले 1 महीना 2 महीना 8 घंटा कंटिन्यू रखना है अपने आप को। संडे को आप ले सकते हैं ऑफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर कहिएगा तो 8 घंटा लेके चलना है। पढ़ाई के ड्यूरेशन में कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई को छोड़ दे, मन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा होता था जैसे कि रिजल्ट नहीं जब बनता होगा मे बी, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत बार हुआ है ऐसा कि मान के चलिए कि जैसे कि कभी फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था तो 1 महीना तो ऐसे ही बर्बाद होता मेरा कि सोचे कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती नहीं हुआ। तो हमेशा होता है सबके साथ, हम भी इंसान ही है भाई, हम भी रोते थे उस चीज़ को लेके। यही था, घर था मेरा, फैमिली था मेरा मोटिवेशन। मेरा जो कंडीशन वहाँ से है, वहाँ से वो लोग इतना करके हमको भेज रहे हैं यहाँ पर, तो वही मेरा मोटिवेशन था कि नहीं इनके लिए करना है। अपने लिए लेते तो शायद हार गए रहते अभी तक। और वैसे भी सर को भी बोले थे सर मेरा 70वीं लास्ट ही है, अगर जो होगा इसी में होगा, नहीं तो घर जाके कुछ और कर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप सिलेक्शन लेने के बाद अब कैसा फील हो रहा है आपको, और अपने जो रिलेटिव लोग हैं, अपना फैमिली है, जितने भी दोस्त हैं, तो वहाँ से कैसा एडमायर आपको मिल रहा है, तो कुछ चेंजिंग आया कि नहीं? ये हमको तो सही में बताया नॉर्मल लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक कुछ मिला नहीं है वैसा कि हमको अच्छा लगे, ठीक है। घर वाले को हाँ ये बहुत खुश है वो लोग लग रहा है कि हाँ लड़का गया है तो मैं मेहनत किया है और सफल हुआ है, तो उनको खुशी देखकर हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मम्मी से बात करते हैं, मम्मी बहुत जॉली मूड में रहते हैं, जितना पहले का परेशानी था, पापा जी हो गए या भैया हो गया, सब बहुत खुश हैं। वो चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी वही लोग आने वाले